ओके। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आई नो बहुत मतलब एग्जाम चल रहा है, प्रेशर बन रहा होगा, आई नो दैट, बट स्टिल हमें तो पढ़ाई करनी है, हम तो पढ़ाई करने के लिए आए। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ एनालिसिस करा है कि आपका कल बैंकिंग ऑपरेशन का पेपर है, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि अब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ पाओ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ करके जाओ, जो कि चीजों को समझने में आपके लिए मदद करेगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहीं पे मिलेंगी। एंड हमारा एक न्यू चैनल है जिसको कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज लखनऊ गुरुकुल। वहां पे आपको और भी लेक्चर्स दिख जाएंगे, देखने को मिलेंगे, और आने वाले फ्यूचर में भी आपको वहीं पे लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा 5 इयर्स अराउंड 2 इयर्स मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एंड 3 इयर्स अप्रोक्स 2 ईयर प्लस, ठीक है। 2 इयर्स प्लस मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो टोटल ऑफ 4 इयर्स वी कंसीडर। और मेरा बीकॉम एंड एमकॉम एलयू से ही हुआ है, आप सब लोग जानते हो। तो काफी मैं एक्टिव रही हूँ अपने स्कोप में। तो मुझे मालूम है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट देने के लिए, कि किस तरीके से मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं और आपका पेपर अच्छा हो जाए। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं ये चीज बोल रही हूँ। ओके। जैसे कि मान लो बैंकिंग ऑपरेशन का पेपर है, ठीक है। अब जैसे कि कोर्स आउटकम है, तो कोर्स आउटकम एक ये चीज बताता है कि आपको क्या चीजें कैसे पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक एटीएम, ई बैंक, बेसल नॉर्म्स। अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? इस वजह से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक ये चीज लिखी है कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको रीड कराना है, ठीक है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, क्योंकि लास्ट डे है आपका ये प्रिपरेशन का, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैं ऐसे बताऊंगी जो कि आप रेडी करके जाओ। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये आपको 15 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपको 15 नंबर में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका सरफेसी एक्ट है, ठीक है, मेथड्स ऑफ मोड्स ऑफ रिकवरी और एनपीए, ठीक है। एनपीए आप कैसे आपने दो तरीके से एनपीए को दिखाना है। लाइक जैसे कि अगर मैंने बोला एनपीए के लिए, तो लेट मी शो यू हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। इस प्रोसेस, ओके। देखो ध्यान दो जरा। मान लो जैसे कि मैंने बोला सरफेसी, ठीक है, और क्या बोला मैंने, एनपीए। अब ये जो एनपीए है ये 3 जगह क्लासिफाई होना है, ठीक है। 3 जगह क्लासिफाई होना है। लाइक जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे, फर्स्ट वन इज आपका डाउटफुल, डाउटफुल असेट। अनदर इज आपका लॉस असेट, थर्ड लॉस असेट। अब ये या तो दो ही तरीके की एसेट होती है बैंक में, या तो नॉन परफॉर्मिंग होगी या तो परफॉर्मिंग होगी। तो डाउटफुल, लॉस एसेट, और एक कोई मुझसे स्किप हो रही है। ओके, याद आएगी तो बता दूंगी मैं। डाउटफुल और लॉस एसेट ये आपकी ऐसी कुछ एसेट हैं जो कि देखने को आपको मिल सकती है एग्जाम में, इसके बारे में लिख करके आप आएंगे। और क्या, आपको जो ये आरबीआई है ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, नेचर फीचर स्कोप कैसे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें जर्नल प्रोविजन है, मैनेजमेंट है। ये आपका बहुत ज्यादा नहीं आया अभी पीवाईक्यू में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल भी नहीं आएगा।
ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ठीक है, आपसे ये चीज पूछ सकता है कि जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है कॉमर्शियल बैंक के, उसके बारे में बताओ। तो आपको क्या दो ही काम लिखने हैं, लाइक जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने बोला ऑपरेशनल एस्पेक्ट, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे दो काम होते हैं। अब ऑपरेशन से मतलब क्या, फंक्शनल। ठीक, अब यहाँ पे दो काम कैसे, या तो लोन आप दोगे और अनदर इज, ये तो आपने लोन दे दिया, ठीक है, और आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट ओपन, सेविंग का काम, या तो आप सेविंग्स लोगे। ठीक है, ये दो काम है। इसके अलावा ये प्राइमरी काम होते हैं, सेकेंडरी काम भी होते हैं। सेकेंडरी काम बहुत सारे होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी काम में जितने काम को आप इंक्लूड कर सकते हो सारे के सारे इंक्लूड कर देना। क्लियर। टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है पीवाईक्यू में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है पढ़ लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आएगा। चेक इट्स टाइप्स, ठीक है, चेक इट्स टाइप्स, ये आपका क्वेश्चन ऐसा है जो कि मिल करके आ सकता है। मान लो से ऑपरेशनल एस्पेक्ट बोल दिया उन्होंने, तो आपने क्या अब यहाँ पे चेक एंड इट्स टाइप्स लिख दिया। ठीक है, चेक में क्या बहुत सारे टाइप होते हैं, या तो क्रॉस होगा, या तो वो सिंपल होगा, ठीक है, या तो उसको क्या बोलते हैं जो टाइम लिमिट लैप्स कर जाता है, लैप्स चेक। और किस तरीके का हो सकता है, क्रॉस चेक, नॉन क्रॉस चेक, लैप्स चेक, इस तरीके से कुछ और भी हो सकते हैं, स्पेशल चेक हो सकता है आपका। ये सब आपको चेक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मिला जुला क्वेश्चन आएगा। डिसऑनर्स के राइट क्या है, कलेक्टिंग बैंकर, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में आया नहीं, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ईएमआई का कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपसे पूछ सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आप बात करें तो इसका आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि वन एंड ओनली एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या पढ़ने वाले हम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट, राइट एंड लाइबिलिटी एंड रोल ऑफ इंजेक्लरी सर्विस इन ई बैंकिंग। तो मेरे हिसाब से ये आपका आ सकता है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन ले लो, क्या चीजें बता रहा है ये। यहाँ पे ये चीजें बता रहा है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मान लो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए आपको क्या थोड़ा सा प्रीवियस जाना पड़ेगा, आपके 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने पढ़ा था एक जो बायर होता है, अब ये कौन है, खरीदने वाला, एक होता है सेलर। ठीक है, ये क्या है, बेचने वाला है। बायर सेलर के पास में गया, उसको सामान चाहिए था, उसके पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होने की वजह से क्या ये सामान नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं तो मुझे उधार पे दे दो, उधार पे दे दो। उधार का मतलब क्या, क्रेडिट पे दे दो, क्रेडिट पे। अब ये इसने क्या करा, इसने इसको, ये मान लो सेलर है, ये राइट, ये जो है आपका ये बायर है, ठीक है, ये आपका बायर है। अब इस सेलर ने क्या करा, ठीक है हम आपको जो है गुड्स दे देते हैं, इसने क्या करा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स दे दिया। अब इसको पैसा देना था, अगर इसने इमीडिएट पेमेंट कर दी तब तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा ही नहीं, नेगोशिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, वर्ड से ही मीनिंग समझ जाओ, नेगोशिएशन नहीं होगा। तो अभी क्या ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इसने कहा ठीक है आप सामान ले जाओ, आप हमें दे देना 15 दिन बाद पैसा, 15 दिन बाद पैसा दे देना। तो इसने बोला, मान लो जैसे इसने सामान जो है अभी का, जैसे एग्जांपल चल रहा है तो मैं अभी का लूंगी। मान लो 1 दिसंबर को सेलर के पास में बायर गया था, उसने बायर से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो अभी जो सेलर है उसने 15 तारीख का बिल उसको बनाना था, ठीक, 15 तारीख का बिल उसको बनाना था। ध्यान से सुनो, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, विनिमय विपत्र।
विनिमय विपत्र की बात कर रही हूँ। अब विनिमय विपत्र का क्या मतलब है, जो मैं अभी यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो चीज। अब मान लो जैसे कि 15 दिसंबर का इसको क्या बिल बनाना था, उसमें लिखना था कि इस पर्टिकुलर बायर ने ये सामान लिया है, इतने रुपए का है, और 15 तारीख को मुझे इससे एक मुश्त रकम लेनी है, ठीक। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट सुनो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है रियायत के दिन, रियायत दिवस। रियायत दिवस ये कहता है कि आपने जो भी डेट डिसाइड करी है जिसमें कि आप पेमेंट लेने वाले हो, तो अगर आपका पेमेंट डिले भी हो गया बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक के ट्रांजेक्शन को कंफर्म होने में कितना दिन लगता है, 3 दिन लगता है, तो उस हिसाब से आप अपना 3 दिन जोड़ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे रियायत के 3 दिन हो गए, ठीक है। अब ये बिल कब बनेगा, 16, 17, 18, तो ये 18 दिसंबर आ गया। क्लियर। 18 दिसंबर को इनको पैसा देना है, बायर को पैसा देना है, ठीक है, बायर को पैसा देना है। तो अभी यहाँ पे एक इनके बीच में एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि यहाँ पे इनको सामान दे दिया है और 18 तारीख को ये पेमेंट हमको कर देंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा दिखता है, जहाँ पे सेलर का नाम होता है, यहाँ पे मेन बॉडी होती है, सिग्नेचर होता है, मोहर होती है, यहाँ पे अमाउंट लिखा रहता है, और यहाँ पे डेट होती है, डेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ऊपर लिखा रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, ठीक। ये तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका फॉर्मेट भी बना करके एग्जाम में आ सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो गया विनिमय विपत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बीओआई बोलेंगे, और बीओई बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका जो वो है एक्ट है वो क्या है, 1881, ये एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली। अब जहां तक मुझे रियलिटी चेक अगर आप देखो, तो कोई भी इंसान बिल ऑफ एक्सचेंज आज की डेट में इशू ही नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में मोड्स ऑफ क्रेडिट और भी आ गए हैं, और बैंक के हिसाब से अभी इसकी जो रेटिंग है ना के बराबर है। स्टिल हमारे पास में सिलेबस है तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको रियल लाइफ में इसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिल सकता। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, क्या पढ़ने वाले हम, प्रोमाइजरी नोट और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब ये जो चीजें हैं, इसके अलावा भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा भी आपका एक टर्म आता है प्रोमाइजरी नोट। इसके अलावा एक वर्ड और अटैच होता है जिसमें कि हुंडी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं, मैंने इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंस है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और जो प्रोमाइजरी होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, कुछ उसमें बातें जो कही गई होती है, जैसे वो। अब हिंदी में मैं अगर प्रोमाइजरी का मतलब बोलूं तो प्रतिज्ञा पत्र होता है, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपको देना है। और प्रतिज्ञा पत्र किस तरीके का है कि आप में ये बायर की तरफ से होता है, लाइक जैसे ड्रॉ, ड्रॉई, ड्रॉई, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। यहाँ पे 3 पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। जैसे कि मैंने बोल लिया कि पार्टीज अंडर बीओई, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी। तो 3 पार्टी आ रही है, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। देखो ध्यान दो, जैसे ड्रॉर बोला है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लेखक। इसको क्या बोलेंगे, स्वीकार करता। इसको पेई को प्राप्त करता, प्राप्त करता, ठीक है। तो लेखक ये स्वीकार करता। अब सुनो, समझो बात को। बिल को जो पर्सन लिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉर हो जाएगा, ड्रॉर हो जाएगा, ठीक है। जो ड्रॉई होता है वो जो उस लेटर को होता है वो रिसीव करता है, ड्रॉई हो जाएगा। जो पेमेंट को अ, अपने पास रिसीव करता है वो पेई हो जाएगा, ठीक है, पेई हो जाएगा, जो कि प्राप्त करता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टर्म्स को हो गए। तो 3 पार्टी होती हैं,
और जब हम बात करते हैं प्रतिज्ञा पत्र की, वहां पे दो ही पार्टी होती है, एक ड्रॉर होता है, एक पेई होता है। इसमें ड्रॉई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और जो ड्रॉई होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम पेई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई हैं, इसका ध्यान देने का आपको रिक्वायरमेंट है। एंड देन राइट एंड लाइबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द राइट एंड लाइबिलिटीज पार्टीज इन्वॉल्व इन नेगोशिएबल, एक्सप्लोर करना है आपको कि क्या आपके राइट है। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन के बाद में अगर पेमेंट नहीं हुई तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपके पेमेंट के ऊपर लग सकता है। और अगर मान लो जैसे कि अनुग्रह दिवस, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं या रियायत के दिन बोलते हैं, तो अभी वहां पे अगर आपने नोटरी कराई क्योंकि आपका पेमेंट नहीं हुआ था, तो आपके नोटरी चार्जेस लगे, उसके बारे में आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ इंसिलरी सर्विसेज, अब कुछ सेकेंडरी सर्विस होती हैं जिसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है आपको। कैसी सर्विस हो गई, लाइक जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ एक सर्विसेज ऐसी होती है जो कि आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लो कुछ एक टर्म्स है, नोटरिंग चार्ज, और बिल एक्सचेंज के लिए जो एकोमोडेशन डेज होते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन डेज बिल्कुल एकदम सिमिलर है, जो कि डेज ऑफ ग्रेस से है। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा लेकिन स्टिल आपको मालूम होना चाहिए। देन ई बैंकिंग का स्कोप है। ई बैंकिंग का स्कोप ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस समय बैंकिंग चल रही है उससे भी चीजें होती हैं, और आपका ईमेल लिख दिया फिर उसके बाद में आपसे बोल दिया, तो इस तरीके से भी नेगोशिएशन होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योरिटीज, कि आपका जो भी पेमेंट है वो सिक्योर रहे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें बताया जाएगा, एक्ट 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वही चीजें मैं बता रही हूँ जो कि आपके मेरे हिसाब से आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन पढ़ना क्या है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले। ओके, ऑल राइट, तो हमारा क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरीके से ये चीज कंप्लीट हो गया है। एंड अब क्या, अब हम यूनिट 4 देखते हैं कि यूनिट 4 में आपका आ क्या सकता है। एम्प्लॉयमेंट फंड बाय कॉमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आ सकता है। मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, बैंकिंग गारंटी एंड बेसल नॉर्म्स क्या है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस चीज को भूलना नहीं कि ये आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे, ये देखो, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट फंड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्रूशियल रोल निभाता है जब आप बात करते हो गारंटी रिटर्न की। ठीक है, आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओ, आपको ऐसे ही लोन नहीं मिल जाएगा, आपको क्या करना होगा, आपको उन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, फिर ही उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं लोन मिल पाएगा। आपको गारंटी की भी जरूरत है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये सब क्या है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, पहले तो इक्विटी, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। नाउ मुझे इक्विटी बताने की जरूरत नहीं है, ओनरशिप होती है, जो भी पर्सन शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक सर्टेन परसेंटेज पे नहीं, बट हाँ जितना भी प्रेफरेंशियल राइट्स को देने के बाद में, प्रेफरेंशियल शेयर्स को देने के बाद में इक्विटी का जितना पोर्शन बच रहा है वो इक्विटी हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर राइट, लाइक जैसे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेट्स इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट रेस कैपिटल। यहाँ पे गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल एरिया होते हैं वहां पे उनके लिए बॉन्ड्स का जो है डालते हैं, जिसमें कि आप बाय द वे ऑफ लोन, और आपको बॉन्ड्स के अलावा क्या मिल सकता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। तो आपने पैसा दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया जिसमें एक टेन्योर है, आपका इंटरेस्ट का रेट है। ध्यान देना, इक्विटीज पे आपको डिविडेंड मिलेगा लेकिन जो बॉन्ड्स हैं उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका बेस अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। तो आप क्यों इक्विटी में
इस हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको कि आप इक्विटी में क्यों आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो लिटरली अगर मैं बोलूं कि इक्विटी में मुझे अगर इन्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में इंजॉय करना है। क्या एंजॉय करना है? प्रॉफिट एंजॉय करना है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड देन डेरिवेटिव्स। नाउ डेरिवेटिव्स एक न्यू है। अब डेरिवेटिव्स में भी लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। These contracts derive their value of performance and underlying asset index interest rate। ठीक है, जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक डेरिवेटिव्स मीन्स कि उनका जो भी परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो दीज आर डेरिवेटिव्स। ठीक है। एंड देन मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन सिक्योरिटी। ऐसे कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं? तो पहला तो जो मुझे समझ में आता है वो हो गया हाइपोथिकेशन। सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड एज कोलेटरल लोन विदाउट ट्रांसफरिंग देयर ओनरशिप राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ एक चीजें, जैसे कि आपने कोई चीज गिरवी रखी, ठीक है, तो आपका ओनरशिप राइट नहीं, आप वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। देन प्लेश। अभी प्लेश में क्या है, आपने कोई चीज गिरवी रखी है, फिर उसके बाद में आपने क्या, लोन आपको मिल गया है, और फिर उसके बाद में जब आपका वो चीज कंप्लीट हो गई तो आपने वो चीज छुड़ा ली है और आपने पैसा दे दिया। ठीक है। और मॉर्गेज मतलब क्या होता है? मॉर्गेज मतलब होता है कि आपका कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो कि मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसे कि असेट सिक्योरिटी फॉर लोन रीपेमेंट करने के लिए आपने वो चीजें मॉर्गेज कर दिए, तो जितने भी टर्म्स है एक ही जैसे लग रहा है, स्लाइड सा डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट फंड इन अ कॉमर्शियल बैंक। पहले तो एक चीज ये हो गई कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डिपॉजिट जो है मोबिलाइज है। कैसे मोबिलाइज है? कॉमर्शियल बैंक अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स थ्रू वेरियस डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। अब उनके बहुत सारे डिपॉजिट, वो आपसे बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट कर दो, आप टाइम डिपॉजिट कर दो, सेविंग डिपॉजिट कर दो, इतने सारे जो डिपॉजिट्स हैं वो मोबिलाइज होते रहते हैं, और वो आपका क्या, आपका जितना भी आपका जो पैसा है वो किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाती है, फिर आपको रिटर्न देती है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। फिर लेंडिंग ऑपरेशन, बैंक्स एक्सटेंड्स लोन्स टू इंडिविजुअल बिजनेस गवर्नमेंट एंटिटीज एंड अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। नाउ यहाँ पे एक लेंडिंग ऑपरेशन भी देखा गया है कि लाइक जैसे कि अगर आपको जनरल पब्लिक को देना है तो वहां पे लोन आपने इंडिविजुअल को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, बिजनेस को दे दिया, फिर आने वाले समय में वो आपसे इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, तो उनकी भी इनकम हो रही है, इस तरीके से उनका भी जनरेशन हो रहा है इनकम का। और वही वो चीजें क्या है कि आपने बाय द वे ऑफ आप गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, वो वहां पे प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी रिटर्न आ रहा है, वो सब क्या शेयर में लगाया जा रहा है। तो एक पार्टीशन, एक द इंटर लिंक सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट इन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। ना मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, और जो भी अगर देखा जाए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, वहां पे जितना भी सरप्लस होता है वो भी एक देखा गया है कि कॉमर्शियल बैंक एम्प्लॉयमेंट फंड रेज करता है। And then security in a commercial bank, that government security, corporate bond, equity share। नाउ गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, उसके ऊपर एक तो टैक्स फ्री होता है, दूसरी चीज ये है कि उसका जो भी रिटर्न मिलता है वो आपका कम मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे हो गए, आपको प्रॉफिट होगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, आपको लॉस होगा तो उतने टाइम नहीं मिलेगा, तो दीज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एंड फिर इक्विटी शेयर कैसा हो गया कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ही चीजें मिलेंगी, जो भी आपका जिस भी तरीके का इंटरेस्ट है। मान लो 33% का मेरा इंटरेस्ट है इक्विटी शेयर में, तो मुझे 33% तक ही मैं सीमित रहूंगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो जैसे कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, मतलब आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बांट दिया, मैं ज्यादा इंजॉय करूंगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा पसंद करूंगी अपना इन्वेस्टमेंट देना, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि रादर देन कि मुझे फिक्स रेट से कुछ भी मिलता रहे। कम और ज्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फिक्स में कुछ लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है कि नहीं हमें फिक्स्ड अर्निंग चाहिए, तो इस तरीके से भी है।
कुछ एक प्रोस्पेक्टिस। एंड रिस्क मैनेजमेंट इन अ कॉमर्शियल बैंक, दैट क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, एंड देन ऑपरेशनल रिस्क होता है। क्या मीनिंग है इन सारी चीजों की, पढ़ते हैं जरा। क्रेडिट रिस्क तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो आपने लोन लिया, बोरो किया कुछ भी, और उसके बारे में आपने पेमेंट नहीं करी, तो एक रिस्क क्रिएट हो गया, ठीक है। एक रिस्क रहता है, कितना भी पैसा चला जाए यहाँ से, जितना भी लोन का चला जाए, 100% नहीं अगर आने वाला, तो दिस थिंग इज रिस्क। मार्केट रिस्क कैसा हो गया, मार्केट रिस्क कैसा हो गया कि आपने जो है आपने चीजों को, पैसे को लगाया, मार्केट पे लगाया, ठीक है, आपको उतना इंटरेस्ट के हिसाब से उतना रिटर्न नहीं मिल पाया। मैनेजमेंट ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू चेंजेस इन अ मार्केट कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जैसे मार्केट में अगर महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने क्या करने पड़ेंगे, गिराने पड़ेंगे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, अगर मार्केट में सस्ती सारी चीजें हो गई तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऑपरेशनल रिस्क कैसे हो सकते हैं, लाइक जैसे कि मे भी हो सकता है कि आप पैसा ना दे पाओ, आपके पास उतना फंड नहीं हो, तो एक इस तरीके का रिस्क भी बना रहता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कैसा है यहाँ का, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग और आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स में चीजें चलती है, रनिंग होती है। कॉमर्शियल बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन सी चीज है, सबसे पहली चीज तो है प्रॉफिटेबिलिटी, एंड देन लिक्विडिटी, कि उनको कितना लिक्विडेट करना है चीजों को, ठीक है, कितना लोन देना है, कितना लिक्विड अपने फॉर्म में रखना है, कितना मेंटेन करना है। असेट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट विद क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करनी है, और कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करते हैं लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। फ्यूचर ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस कैसे होने वाला है, सबसे पहली चीज तो डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी सारी चीजें। कि डिजिटल ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, कि यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेशन, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, इको फ्रेंडली चीजें चलेंगी, जिसको हम ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन भी होगा, कि आप इन्वेस्टमेंट एफडीआईज में करें, इन सब पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी आवश्यक है। तो आपका ये यूनिट 4 है। उसके अलावा देखो, जो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, ठीक है, इसमें कुछ एक रिफॉर्म्स हैं जो कि मुझे आपको बताने पड़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसके लिए एक जो कमेटी आई थी, रघुराजन कमेटी, ठीक है, ये हो गई, ये कमेटी हो गई, और मल्होत्रा कमेटी भी आई थी, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं, रघुराजन कमेटी। तो यहाँ पे इन कमेटी के आने का क्या था, कि ये लोग ये बोल रहे थे कि जो एनपीए है उनको कम करा जाए, कैपिटल एडुकेसी रेशियो को क्या 8% से बढ़ाया जाए, कैपिटल एडुकेसी रेशियो को। और ये बोल रहे थे कि सुधार होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि जो बैंकिंग, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आए थे, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज कही थी मल्होत्रा कमेटी ने,
कि जो चीजें हैं उन्हें कैसे, मतलब कि जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो ढंग का होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। और इन्होंने क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की बात कही थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की बात कही थी कि हमें वो कंट्रोल करना चाहिए, वो लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए। और एसएलआर में, रेट में कमी लाने के लिए बोली गई थी, और सीआरआर में भी कमी लाने के लिए कहा गया था। रेपो रेट को कम करने के लिए कहा गया था, रेपो ना, रीपर्चेज रेट, इसको कम करने के लिए कहा गया था। तो ये एक रिफॉर्म्स नजर आते हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में हुए थे। ई बैंकिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट, इतना ही आएगा आपके सिलेबस में। ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत ज्यादा तो नहीं आ सकता है, बट स्टिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या, आप तीन फेजेस में, या तो आप अपना जो बैंक का पैसा है वो किसी और के बैंक में डाल दो, या फिर आपका जो बेसिस है, मतलब जहां से आपका पैसा आ रहा है उसको क्या करो, आप वाइट करने का ट्राई करो। ठीक है। उसको किसी और चीज, किसी और मोड में लाओ और रिप्लेस कर दो उस चीज को। तो ये तीन ही कंडीशन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। आरबीआई का चैप्टर 1 और 2, तो इसमें क्या फीचर आ जाता है, आरबीआई क्या है, आरबीआई की जो कैपिटल है वो कितनी है, और रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, तो ये सारी चीजें आरबीआई की यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही। तो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस की क्या क्या आ सकता है। अगेन, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये आ सकता है, आपसे पूछ सकता है बैंकिंग, जैसे कि अगर बोल रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो उसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो याद कर लेना। ठीक है। बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास, थ्री प्रेसिडेंशियल मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये तीन को मिला करके थ्री प्रेसिडेंशियल बैंक थे। और फिर उसके बाद में उसको प्रेसिडेंशियल बैंक्स का जो है इंपीरियल बैंक में, फिर इंपीरियल बैंक को क्या फिर बोला गया था, एसबीआई। ठीक है। एसबीआई के एसोसिएट्स थे, फिर एसबीआई के एसोसिएट्स थे, फिर उनको मर्ज करके एसबीआई में लेकर के आ गए थे। फिर ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। बैंकिंग का ये हिस्ट्री हो गया। ओके। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसे बैंकिंग का और भी अगर हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चीजों को लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जब आपने बैंक, जैसे इंडिया का पहला अगर बैंक कहा जाए तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, पहला बैंक, पहला बैंक। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आरआरबी दो ही जगह पे नहीं है, रीजनल रूरल बैंक जिसको आप बोलते हो, गोवा में और सिक्किम में। बिकॉज आरआरबी का मकसद ये रीजनल रूरल, और वो अर्बन एरिया में आ रहा है, इस वजह से गोवा में और सिक्किम में यहाँ पे आरआरबी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ करके जानी है। और जो 14 बैंक थे आपके, ठीक है, 14 बैंक कौन कौन से थे, जो 1969 में जो है आपका इस नेशनलाइजेशन हो गया था, फिर उसमें पांच और जोड़ दिए गए थे, तो करंट में 19 है। ये आपको बता करके आना है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, आई विल शो यू हाउ टू।
देखो यहाँ पे ऑपरेशनल एस्पेक्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, आपको किस हिसाब से बताना है? आपको ऑपरेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से बताना है कि आई थिंक विजिबल है। ओके, तो आपको इस तरीके से बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक has passed through three distinct phases since the पहले आजादी के पहले, आजादी के वक्त और आजादी के बाद। ठीक, तो ये 1955 से 1970 तक क्या है यहाँ पे एक ये फेज दिखाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया, ठीक है, ये इंपीरियल बैंक था। नेशनलाइज हुए कितने? 14 बैंक मेजर जो भी थे वो 1969 में हुए। और फिर उसके बाद में एक सिचुएशन ये बताई गई है कि जो 1991 के बाद में लिबरल सिचुएशन आई थी, जिसमें कि एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या यहाँ पे सिचुएशन दिखाई गई है। अब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज भी लॉन्च कर दी गई थी। गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स चेयरमैनशिप श्री एम नरसिम्हम कमेटी थी, जिसके की सजेशन थे क्या था? रीचिंग सिग्निफिकेंस इम्प्रूव एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। यहाँ पे उनकी जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब में ध्यान दिया गया था। ठीक, दीज मेजर बाय इम्प्लीमेंटेड, ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ पे हुई थी इन इंडिया, कि नरसिम्हम कमेटी के आने के बाद में जितनी भी एफिशिएंसी थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो सारी बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी? उनके रिकमेंडेशन, उनके सजेशन के हिसाब से। क्या नाम था? श्री एम नरसिम्हम। कॉमर्शियल बैंक जनरली सिंपल बैंक और कॉमर्शियल कंसर्न, यहाँ पे क्या है कि आपका कॉमर्शियल कंसर्न के लिए होता है। अब कॉमर्शियल को कॉर्पोरेट से जोड़ करके नहीं देखना है आप लोग। इट प्रोवाइड्स अ वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कस्टमर इन रिटर्न्स ऑफ पेमेंट, interest, discount, fees, commission. Basically, the objective of these bank is a make profit. However, the degree of which balance of principal, profit maximization, certain other principle, इनके कुछ और भी principle होते हैं। मैंने बोला ना कि कॉमर्शियल बैंक को कॉर्पोरेट बैंक से जोड़ के मत देखना। क्यों? क्योंकि इसी के साथ क्लोजली social welfare, social justice, promotion of regional balances in a development distinct banks, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं कि इसके साथ ही साथ वो प्रॉफिट कंसर्न के अलावा भी बहुत सारे। अच्छा देखो, एक तो हो गया कॉमर्शियल बैंक और एक हो गया नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। अब इनमें क्या फर्क है? अगर आप इंडिया में देखो तो जो कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई के अकॉर्डिंग यही एग्जिस्ट करते हैं। The major principle which bank incorporate their working profitability, liquidity, safety and social welfare, etc. ठीक है, ये इनके मेजर कंसर्न है। क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड सोशल वेलफेयर। Finally, commercial bank offer maturity intermediation service to the economy. In other words, we can say it can set the that commercial is a financial institution perform the functions accepting deposit और पब्लिक को लोन देना। तो ये कॉमर्शियल बैंक का एक मेजर एक्टिविटी है जिसपे ये काम करते हैं। ठीक है, they promote saving, accelerate the rate of transfer for capital formation. ऑल स्केड्यूल बैंक जून में कितने थे? जून 2019 में कितने थे? ठीक है, आरआरबी को मिला करके 56 थे और उसी में कितना था? इसमें देखो तो 56, यहाँ पर भी जून में उतने ही थे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिस कितने थे? जून 20 में देखो, जून 10 में देखो। रूरल में इतने थे, 10 में इतने थे, कुछ एक 10,000 रुपए का हमें दिख रहा है, 10,000 समथिंग समथिंग रुपीज का, सॉरी 10,000 समथिंग समथिंग नंबर्स का हमें डिफरेंस दिख रहा है इन 10 सालों में। ठीक है, तो अप्रोक्सीम ये मान के चल सकते हैं एक साल में 1,000 ऑफिसेस बढ़े हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है इसकी, कुछ जून में अगर देखा जाए तो एग्रीगेट डिपॉजिट 7 था, वहीं अगर हम देखें 2010 में तो 12 था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि शेड्यूल बैंक एंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इस समय कम है। अब ये ऐसा इसी वजह से हुआ था क्योंकि कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था,
इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, बट स्टिल वी कैन ग्रो। ठीक है, हम ग्रो करेंगे, वी विल। ये सारी चीजें हैं, ये कुछ डेटाज हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन में तो पहले ही डिलीवर हो गए थे, उसको देखने की जरूरत है आपको। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस, एक्सेप्ट डिपॉजिट करना, लोन देना, और कैश क्रेडिट, डिमांड लोन देना, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी देना काम होता है। क्रेडिट क्रिएशन करना। नाउ क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जब आप बात करते हो कॉमर्शियल बैंक की। बैंक स्मॉल स्केल से जो है लोन देता है, स्मॉल स्केल पे लोन देता है, और फिर जब जब आपका जो भी काम हो जाता है फिर आपको इंटरेस्ट से वापस कर देना होता है। तो कैश क्रेडिट डिपॉजिट कुछ होते हैं जो कि लोन क्रिएट करते हैं। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, अब आप फॉरेन ट्रेड में भी कर सकते हो, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, दैट ओडी क्या होता है, ठीक है, ओडी क्या होता है। तो ये ओडी के बारे में आप थोड़ा सा रीड करो। ओडी के बारे में आप थोड़ा सा रीड करो। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे ये चीज लिखी है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, द ओवरड्राफ्ट एडवांस गिवन कि आपका करेंट अकाउंट है तभी आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, बिजनेसमैन को मिलती है। आपका जो मनी है, ठीक है, उस मनी से आप ज्यादा ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या रेट लगता है। अब ये जो फैसिलिटी है वो जनधन अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं है। यही सारी चीजें लिखी हैं इसमें। एजेंसीज फंक्शंस भी कुछ अदा करनी है। अब जैसे एसबीआई के लिए देखो, जिसमें ये चीज बोली जाती कि ये एजेंसी के तौर पे भी एसबीआई काम करता है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। स्ट्रक्चर कॉमर्शियल बैंक का अगर आप देखो तो कॉमर्शियल बैंक में दो तरीके आते हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। जो शेड्यूल बैंक है वो सेक्शन 5 के शेड्यूल 2 में मेंशन है आरबीआई एक्ट के, ठीक है, आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में शेड्यूल बैंक मेंशन है। कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो सिटी बैंक, द डच बैंक, ये सारे बैंक्स हो गए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज, एंड आफ्टरवर्ड्स अदर नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक। शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन और इन सब की डेफिनेशन, क्वेश्चंस जो आ सकता है इससे रिलेटेड, लाइक जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ गिविंग लोन, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके 3 क्वेश्चन हो गए, और तीनों का आंसर सेम ही है जो कि ऊपर दिया गया था। रिलेशनशिप आप बैंकर का और कस्टमर का कैसा होता है, सिंपली डेटर और क्रेडिटर्स की, जैसे अगर आप देखो तो ये रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू सर जॉन पिगेट के अनुसार, नो पर्सन और बॉडी कॉपरेट अदरवाइज बैंकर हु डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट अकाउंट, एक्सेप्ट करेंट अकाउंट, पे चेक, कलेक्ट, क्रॉस चेक, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, नहीं तो बैंकर नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही, इनके डेफिनेशन अधूरी थी। Before understanding the complete meaning of banker, first we understand the banking word क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग एंड इंटरमीडियरीज, ठीक है। इंटरमीडियरीज अलग, बैंकिंग अलग, दोनों चीजें अलग अलग है। लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी क्या है कि आपका कितना पैसा जो है खर्चे में आ रहा है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है।
अब रिलेशनशिप बैंकर का कस्टमर का कैसा हो सकता है, मैं जैसे मैंने बताया, डेटा क्रिएटर का हो सकता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का हो सकता है, एजेंट प्रिंसिपल का हो सकता है, बेलर बेली का हो सकता है, साइनर असाइनी का हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो से डेटा क्रिएटर का, कैसे मैंने अपना अकाउंट खुलाया, फिर उसके बाद में क्या, वो मेरे लिए क्या हो गए, वो मेरे लिए हो गए मेरे क्रिएटर्स, और उनके लिए मैं क्या हो गई, डेटर्स। सिंपल, देना लेना, देनदार लेनदार। ट्रस्टी बेनिफिशियरी के कैसे हो गए, जैसे कि मान लो मुझे कुछ लोन दे रहे, बेनिफिशियरी में हो गई, ट्रस्टी वो हो गए। ठीक। एजेंट एंड प्रिंसिपल का कैसे हो गया, अब एजेंट एंड प्रिंसिपल का ऐसे हो गया कि कुछ एजेंसीज है मेरी, वहां पे मैंने एजेंट का काम करा, राइट। ते प्रिंसिपल, वो आप प्रिंसिपल हो गए। बेलर और बेली का हो जाता है, तो बेलर एंड बेली का क्या मतलब है, जैसे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकेंड सेमेस्टर में जब हम लोग थे, वहां पे बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, बेल पे कुछ, बेलमेंट में कुछ अमाउंट देते हैं, और फिर उसके बाद में ओनरशिप राइट आपको उसका ट्रांसफर हो जाता है। बेलर और बेली के केस में तो इमीडिएट हो जाता है, तो इस तरीके का भी एक रिश्ता देखा गया है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, बेलर और बेली का पढ़ लेते हैं। अगर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जायदाद प्रॉपर्टी की, तो बेलर और बेली का रिश्ता हो जाएगा। लीजिंग ऑफ लॉकर है, लेसर और लेसी का हो जाएगा। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, मॉर्गेज और मॉर्गेजर का हो जाएगा। प्लेज ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स है, ठीक है, तो ये किसका, प्लेजी ऑफ प्लेजर का हो गया। हाइपोथिकेशन ऑफ द, हाइपोथिकेट हो गया, हाइपोथिकेटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ये सारी चीजें, यही सब आ सकता है आपका, राइट। तो एक यहाँ पे ये आपका था यूनिट 2, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग ने अप्रोक्स 20 मिनट्स के अंदर यूनिट 2 भी प्रिपेयर कर ली। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है जब आप बात कर रहे हो अबाउट बैंकिंग की। यूनिट 1 प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट। देखो, बैंकिंग ऑपरेशन क्या है, बैंकिंग ऑपरेशन में आपके ये यूनिट्स हैं जो कि कवरिंग करेंगे। बैंकिंग सिस्टम इंडिया में क्या, पहले इसको 3 फेजेस में बांटो, प्री पोस्ट, और फिर उसके बाद में कौन सा वाला, लिबरलाइजेशन वाला फेजेस, ठीक। फिर उसके बाद में हिस्ट्री देखो तो फर्स्ट बैंक जो इंस्टीट्यूशन है वो हिंदुस्तान बैंक है, 1770 में आया था। फर्स्ट बैंक कलकत्ता में यूरो मैनेजमेंट को देखते हुए आया था। लिक्विडेट कहाँ पे हुआ था, 1830 से 32 के बीच में वो लिक्विडेट होने लगा था। फिर उसके बाद में 1786 में जनरल बैंक आया, सेटअप हुआ, लेकिन 1791 में उसकी बैंड बज गई। और फिर उसके बाद में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड बैंक ऑफ मद्रास, किसमें मर्ज कर दिया, प्रेसिडेंशियल बैंक में। फिर उसके बाद में बैंक इट्स स्टैब्लिश ईयर, इंपीरियल बैंक 1921, भूलना नहीं। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में आया था, एंड वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंपीरियल बैंक था उसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था, यहाँ पे 1955 में हुआ था, राइट। और रिजर्व बैंक जो है आपका 1935, लेकिन उसका एक्ट कौन सा, 34, क्यों, क्योंकि वहां पे 1 साल लग जाता है उसका एक्ट पास होने में। क्या कॉजेस थे, क्यों बैंकिंग फेल हुआ, लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उतने टाइम में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। मिस्टेक्स मेड बाय ह्यूमन, क्योंकि सिंपल यार, टेक्नोलॉजी नहीं होंगी तो मिस्टेक्स तो होंगी ना। तो ये सारी चीजें, और कहीं कहीं फ्रॉड बहुत ज्यादा अहम रोल निभा रहा था जब हम बात कर रहे थे बैंकिंग की, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास में इंटीग्रेट सिस्टम नहीं था जैसे आरबीआई होता है। वो नहीं होने की वजह से रिकमेंडेशन में एक बुक का रेफरेंस देना चाहूंगी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड सोल्यूशन ऑफ द रुपी, तो विच इज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस बुक में क्या लिखा था कि जैसे कि मान लो आपकी जो बुक है इसमें आरबीआई के कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस इन सब के बारे में लिखा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो जब बुक पब्लिश हुई है, और 1934, दोनों ईयर सेम है, ठीक है, वहां से उसको रिलेट कर सकते हैं। उस बुक में कुछ ऐसे रिकमेंडेशन लिखे थे कि आपको जो है नेशनलाइज करना चाहिए बैंक को, एंड देन ब्यूटीफुली उन्होंने चीजों को बताया है। उस बुक को रिफर करो, अभी के लिए नहीं, अब कल एग्जाम है, तो आगे आने वाले टाइम में जब आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी एग्जाम की, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करो। द
सोल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द रूपी, यही नाम है उस बुक का। तो आरबीआई के लिए वो सूटेबल बुक है, ठीक है। तो वो बुक का रेफरेंस मैं देना चाहूंगी। फिर उसके बाद में कुछ एक बैंक्स ऐसे थे जैसे कि जो कि 14 बैंक के साथ ही साथ नेशनलाइज हुए थे, दैट इज इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये एक बैंक ऐसे बैंक है जो कि बड़े पुराने हैं और जो कि पब्लिक बैंक है, लेकिन अभी पंजाब नेशनल बैंक की हालत बहुत खराब है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंक इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, तो जो जियो आई थी उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी की थी एट दैट मोमेंट, और फिर उसके बाद 1948 में डेवलप द इकोनॉमी कंटिन्यूइंग द इवेल्युएशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आया, हमारे पास में एक आरबीआई आया जो कि क्या बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ठीक, भूलना नहीं, ये सारी चीजें हैं। कुछ नेशनलाइज बैंक भी थे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक। अब ये बैंक ना आगे आकर के मर्ज हो गए, बट यहाँ पे ये 14 बैंक का नाम ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है। देना बैंक, इनमें से जितने बैंक का नाम याद रख लेना वो वहां एग्जाम में लिख करके चले आना। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक एंड आंध्रा बैंक, देन कोऑपरेशन बैंक, ये 5 बैंकिंग अलग है। पंजाब एंड सिंध बैंक, द विजया बैंक, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक से अलग है। फिलहाल के लिए मैं आपको एंडिंग टाइम में ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी कि आप लोग हमसे जुड़े और हमने हमारे प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई करी। इसी के साथ साथ हमारा जो है आगे आने वाले टाइम में आपका जो है जो पेपर हो जाएगा तो फिर आगे और भी रिविजन्स लेक्चर्स आएंगे, उसको प्रेफर करना। आप हमसे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो और आप हमसे एप्लीकेशन बाय द वे ऑफ एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो, ये सारे नोट्स वहीं पर पब्लिश कर दिए गए हैं तो आप लोग वहां से देख सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप हमसे जुड़ते हो, आपको हमारा जुड़ना पसंद है, तो आप कमेंट करके बताओ। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आपको लग रहा है ये बेनिफिशियल है तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो प्लीज, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।